also wants a good commerce teacher. Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन डीवी कॉमर्स क्लासेस। और आज का इस क्लास में हम लोग जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि इनडायरेक्ट मेथड से देखने वाले हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो था कैश फ्लो फ्रॉम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से देखे थे, और वो जो डायरेक्ट मेथड था वो जो था सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन वाले विद्यार्थियों के लिए यूज़फुल नहीं था। बट यहाँ पर जो हम लोग बात चलने वाले हैं आपका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और ये जो टॉपिक है आपका इनडायरेक्ट मेथड से है, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट मेथड से जो होता है आपका सेंट्रल बोर्ड वाले विद्यार्थी हो गए, फिर स्टेट बोर्ड वाले विद्यार्थी हो गए, एंड स्पेशली यदि मैं बात करता हूँ तो बिहार बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं, झारखंड बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं, एंड यूपी बोर्ड वाले जो विद्यार्थी हैं, ये तीनों विद्यार्थियों के लिए जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो कि इनडायरेक्ट मेथड से इम्पोर्टेंट होता है। आई बात समझ में? तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करने को आ जाता है। मोस्ट ऑफ द ईयर्स मैंने देखा है कि कोई ना कोई साल जो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करने के लिए एग्जाम्स में आते ही हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विथ इनडायरेक्ट मेथड्स। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट्स क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कितने प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होता है, ये सभी के ऊपर हम लोगों ने पहले ही वीडियोस बना के रखा है। यदि आपने अभी तक उसे कंडक्ट नहीं किया हो, इट मीन्स अभी तक आपने उसे नहीं देखे हो, तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सबसे पहले वो सभी वीडियोज़ को भी चेक कर लो, उसके बाद फिर इस वीडियो को समझना, तब जाकर आपको आसानी से समझ में आएगा। तो फिलहाल देखो, यदि मैं बात करता हूं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेशंस करने के लिए पूरे फॉर्मेट में जो होता है 2 स्टेज होते हैं। कितने स्टेजेस होते हैं? 2 स्टेजेस होते हैं। एंड यदि नंबर ऑफ कॉलम्स की यदि मैं बात करूं तो कोई नया कॉलम्स नहीं है, जो आपका डायरेक्ट मेथड से था वही आपका इनडायरेक्ट मेथड से भी होंगे। इट मीन्स एक कॉलम पर्टिकुलर्स के लिए, और ये वाले जो कॉलम है इसे डेबिट कॉलम नहीं कहते हैं, इसे ये जो कॉलम देख रहे हो इसे हम लोग इनर कॉलम कहेंगे। एंड ये जो कॉलम आपका हो गया, ये वाला कॉलम को हम लोग कहेंगे आउटर कॉलम। इट मीन्स यदि बात किया जाए तो नंबर ऑफ कॉलम्स आपका जो हो जाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 3 हो जाएंगे। क्लियर? तो जिसमें देखोगे सबसे पहले ये पर्टिकुलर्स का, ये इनर का अमाउंट और ये आउटर अमाउंट, ठीक है। और आप सभी को मालूम होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यदि आपको कैलकुलेट करने को दिया रहे तो कम से कम 2 साल का डेटा दिया हुआ रहेगा। इट मीन्स 2 साल का फिगर्स जो है वो दिए हुए रहेगा, मे बी 2022 और मे बी 2021 का दिए हुए रहेगा। तो सबसे पहले आंख बंद करके भगवान का नाम ले लो, उसके बाद फिर क्या करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाने के से पहले सबसे पहले आपको इस प्रकार का फॉर्मेट बना लेने होंगे। जब आप ऐसा फॉर्मेट बना लोगे, उसके बाद जब आप ऐसा फॉर्मेट बना लेते हो, उसके बाद फिर आपको क्या करना, एकदम सबसे पहले आप लिख देना नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। क्या लिख दोगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स नहीं। यदि आफ्टर टैक्स दिया हुआ रहेगा तो उसमें से बिफोर टैक्स का कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। एंड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हम लोगों ने जो था कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा था, राइट। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स की मदद से आप क्या कर सकते हो, यदि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा, आफ्टर टैक्स यदि होगा तो उसे बिफोर टैक्स में कन्वर्ट कर देना। एंड द अमाउंट शुड बी रिटन इन आउटर कॉलम। ये वाला कॉलम कौन सा है? आउटर कॉलम है। तो अमाउंट जो आएंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का, तो वो अमाउंट को कहाँ लिखे जाएंगे? आउटर कॉलम में लिख दोगे। इतना तो सब कोई कर सकते हो, कहो कि कोई दिक्कत है। और इस टॉपिक को आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अपील करना चाहता हूँ। ये टॉपिक वैसे विद्यार्थियों के लिए टफ हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, जिन्हें असेट्स एंड लायबिलिटी आइडेंटिफाई करने नहीं आता है।
तो मैं यही आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या तो पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यदि आप बनाते हो तो उससे पहले आपको जो है बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स होते हैं, मे बी वो असेट साइड और मे बी वो लायबिलिटी साइड, कोई भी साइड हो, वो सभी आइटम्स को आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा असेट्स का है कौन सा लायबिलिटी का है। यदि मैं बात करता हूँ असेट्स को, तो असेट्स को यदि मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ, तो असेट्स को यदि बात करोगे तो असेट को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। असेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका करेंट असेट्स और दूसरा होता है आपका नॉन करेंट असेट। आई बात समझ में? एक होता है करेंट असेट और दूसरा होता है नॉन करेंट असेट। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि करेंट असेट्स के अंदर कौन कौन से असेट्स जाते हैं, नॉन करेंट असेट्स के अंदर कौन कौन से असेट्स जाते हैं। नॉन करेंट असेट्स की यदि मैं बात करूं तो ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। नॉन करेंट असेट्स जो है वो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला जो है वह होता है आपका टैंजिबल असेट और दूसरा जो होता है इनटैंजिबल असेट। मतलब क्या होता है, असेट्स दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक करेंट और एक नॉन करेंट। करेंट असेट्स वह असेट्स को कहते हैं जिससे बेच करके आप एक साल के अंदर में पैसा वसूल सकते हो, तो डेट वन इज नोन एज करेंट असेट्स। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ एज फॉर एग्जांपल करेंट असेट्स का, डेटर्स हो जाएंगे, स्टॉक्स हो जाएंगे, बिल रिसीवेबल हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल हो जाएगा, ये सब प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएंगे। तो ये सभी क्या होता है, आपका करेंट असेट्स होता है। जबकि नॉन करेंट असेट्स वह असेट्स होता है जिसको बेच करके हम लोग एक साल से ज़्यादा टाइम लग सकता है उसे बेचने में और पैसा उससे लेने में, तो डेट वन इज नोन एज नॉन करेंट असेट्स। ठीक है, नॉन करेंट असेट्स। तो अब यहाँ पर देखना है यदि आपका जो नॉन करेंट असेट्स होगा तो ये भी दो प्रकार का होता है, एक टैंजिबल और एक इनटैंजिबल। टैंजिबल जिसको आप अपने यही दो आंखों से जो है यही दो आंखों से देख सकते हो। एज फॉर एग्जांपल आई कैन सी दिस बोर्ड, तो ये मेरे लिए टैंजिबल असेट्स हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये टैंजिबल असेट्स का मतलब समझ में आया कि जो दो आंखों से देख सकते हैं। इनटैंजिबल असेट्स वह हर असेट्स जिसको आप अपने आँखों से देख नहीं सकते हो। जैसे कि आपका हो जाएगा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। ठीक है, तो ये सभी इनटैंजिबल हो जाएगा। जबकि टैंजिबल की बात किया जाए तो बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, प्लांट, मशीन, ये सब क्या हो जाएगा, टैंजिबल असेट्स हो जाएगा। तो इसे पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स यदि पढ़ना है तो आपको करेंट असेट्स एंड नॉन करेंट असेट्स का जानकारी होना चाहिए। तो फिलहाल हमारा जो बात था आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो करेंट असेट्स से मतलब होता है। सिमिलरली यदि मैं बात करता हूँ लायबिलिटी का, तो यदि मैं बात करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ लायबिलिटी का। ठीक है, तो लायबिलिटी को हम लोग तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लायबिलिटी को कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तीन हिस्सों में। ठीक है, लायबिलिटी को तीन हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहला आपका वही हो जाएगा, दूसरा ये आपका वही हो जाएगा, करेंट हो जाएगा, और तीसरा जो हो जाएगा नॉन करेंट हो जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है, उसमें भी दो था, यहाँ भी दो हो गया। लेकिन इसमें एक और होता है, उससे हम लोग कहते हैं इक्विटी। उसे क्या कहते हैं, इक्विटी। जो आप लोग ध्यान दो, यदि आपने क्लास 11th पढ़ा होगा, 12th ऑब्वियसली आपने पढ़ा होगा, तो बैलेंस शीट भी बनाए होंगे। तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड जो होता है, सबसे पहले आपने देखा होगा शेयर कैपिटल होता है। तो द कैपिटल इज नोन एज इक्विटी। कैपिटल को क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। ठीक है, कैपिटल हो गया, रिजर्व्स हो गया, सरप्लस हो गया, तो ये सभी क्या होता है, आपका इक्विटी के अंदर आता है। जबकि करेंट लायबिलिटी की यदि मैं बात करता हूं तो करेंट लायबिलिटी में हो जाएगा क्रेडिटर हो जाएगा, बिल पेबल हो जाएगा, ट्रेड पेबल हो जाएगा, तो ये सब आउटस्टैंडिंग इनकम हो जाएगा। ये सभी जो है क्या हो जाएगा, आपका करेंट लायबिलिटी हो जाएगा। जबकि नॉन करेंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपका क्या,
नॉन करेंट लायबिलिटी बोलने का मतलब कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाएगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस हो जाएगा, डिबेंचर्स हो जाएगा, तो ये सभी क्या हो जाता है आपका जो है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो जाता है, यानी कि नॉन करेंट लायबिलिटी होता है। तो पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट से यदि पढ़ना है तो असेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में जानना जरूरी है। तो फिलहाल हम लोग बात कर रहे थे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपका करेंट असेट और करेंट लायबिलिटी क्या होता है, कौन कौन से होते हैं, वह जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले आपको करने होंगे कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आउटर कॉलम में दिखला देने हैं। ठीक है, ये इनर कॉलम और ये वाला आउटर कॉलम, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को आउटर कॉलम में दिखला दिया जाएगा। हाँ, यदि किसी भी विद्यार्थी को नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कैलकुलेशन में कोई इशू होगा, जितने ज़्यादा विद्यार्थियों को ये समस्या होगा, तो आप लोग कमेंट करते चलना, सो डैट मैं भी जो हूँ उस टॉपिक के ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है एक बार मैं फिर से बतला दूंगा। आई बात समझ में? उसके बाद फिर क्या करना है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, देखो मैंने लिखा है ऐड, है ना। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वो सभी को ऐड कर दिए जाते हैं। सर अब ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, यही मन में सवाल उठ रहा है। तो आपका जो है डिप्रिसिएशन हो जाएंगे, डिप्रिसिएशंस हो जाएंगे, गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स हो जाएगा। यानी कि सीधे शब्दों में यदि कहा जाए तो किसी भी प्रकार का नुकसान, वह हर प्रकार का नुकसान, वो सभी को जो है वह हर प्रकार का नुकसान जो आपको असेट से संबंधित होता है, वो सभी को हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एज फॉर एग्जांपल डिप्रिशिएशन, तो डिप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, हरास, वैल्यू कम हो जाना, है ना। तो पहले से मेरे पास एक बाइक था जिसका वैल्यू जो था 1.5 L था, यानी कि 1.5 लाख रुपये का एक बाइक था, बट मैंने उस बाइक को 2 साल पहले मैंने खरीदा था। आज जो है मैं उस बाइक को बेच रहा हूँ, तो बतलाना क्या 1.5 लाख रुपए में ही मैं बेच पाऊँगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली यदि मैं 1.5 लाख में बेचता हूँ तो सामने वाला जो कस्टमर आएगा कहेगा अपना थोबड़ा देखिए हो, यही बोलेगा 2 साल पहले मैंने बाइक खरीदा और अभी भी मैं वही रेट पे नहीं बेच सकता हूँ। इट मीन्स मैं क्या कर रहा हूँ, उसे हो सकता है 1 लाख में मैं बेच रहा हूँ, 1,20,000 रुपये में बेच रहा हूँ, 1,30,000 रुपये में मैं बेच रहा हूँ, जो भी मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो वैल्यू जो था 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, जो भी मेरा कम हो गया। 1.5 लाख का था, 1 लाख में बेच दिया, 50,000 रुपया कम, तो 50,000 रुपया मेरा क्या हो गया, डिप्रिशिएशन हो गया। तो वो जो डिप्रिशिएशन है मेरे लिए एक प्रकार का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उसे नॉन ऑपरेटिंग जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एंड जो डिप्रिशिएशन का जो अमाउंट लिखोगे, डिप्रिशिएशन का जो अमाउंट होगा वो इनर कॉलम में होगा। आई बात समझ में? देखो कभी कभी क्या होता है कि आपका जो है ये जो डिप्रिशिएशन क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, तो कभी कभी प्रॉफिट क्या होता है ना, कोई साल, हर साल जरूरी नहीं है कि हर साल प्रॉफिट ही हो, कोई साल नुकसान भी हो सकता है। तो जो साल नुकसान होगा उस साल आपको यहीं पर लिखने हैं, बट उसे आपको नुकसान को लिखने हैं ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट इंडिकेट्स इन कॉमर्स लैंग्वेज माइनस। इट मीन्स यदि यहाँ पर ये ब्रैकेट में है तो वह घटाव का मतलब हो जाता है। आई बात समझ में? तो अब हम लोग चल रहे थे, डिप्रिशिएशन को हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में। गुडविल रिटर्न ऑफ, जो गुडविल को राइट ऑफ करना था, ठीक है, गुडविल को राइट ऑफ करना था, तो ये देखना है कि प्रीवियस ईयर की तुलना में करंट ईयर का गुडविल क्या हो गया। यदि मान के चलते हैं कि डिक्रीज इन गुडविल हो गया, पिछला साल 50,000 का गुडविल और इस साल जो था 30,000 का ही गुडविल हो गया। हालांकि वैसे गुडविल को कहा जाता है इनटेंजिबल असेट, बट इनटेंजिबल असेट आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाता है। लेकिन सोचो कि पिछला साल 50,000 का था गुडविल, इस साल 30,000 का ही गुडविल मेरा है, तो मेरे को यहाँ से हुआ क्या, नुकसान। तो इन दिस सिचुएशंस नुकसान हो गया तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो जाएगा। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर यानी कि गुडविल रिटर्न ऑफ को हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। विद्यार्थियों को कन्फ्यूजन होता है
यदि गुडविल दिया हुआ होता है तो गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कहाँ पर किया जाए पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में? गुडविल दो जगह जाता है, एक आपका हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी और दूसरा हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ध्यान में रखना है कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में करेंट ईयर क्या हो रहा है। यदि प्रीवियस ईयर का वैल्यू ज़्यादा था और करेंट ईयर का वैल्यू कम हो गया तो वह गुडविल जितना सा भी कम हुआ है वह गुडविल आपका चला जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर में। एज फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया आपको कि प्रीवियस ईयर का मेरे पास जो था गुडविल था 50,000 का था, लेकिन इस साल गुडविल जो है 30,000 का ही रहा है, 20,000 का गुडविल मेरे को कम हो गया तो यह चला जाएगा आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। लेकिन यदि मान के चलो कि प्रीवियस ईयर का गुडविल 50,000 का था और इस साल गुडविल का वैल्यू 55,000 का हो गया तो 5,000 का गुडविल बढ़ गया तो वो चला जाएगा आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, यदि गुडविल का वैल्यू कम हो जाएगा तो उसे हम लोग को लिखना है इनर कॉलम में। आई बात समझ में? सिमिलरली जितने भी असेट्स होंगे, चाहे वो आपका इन्वेस्टमेंट ही क्यों ना हो, जितने भी असेट्स होंगे लॉन्ग टर्म असेट्स, ठीक है, उसे यदि बेचते हो और बेचने से यदि नुकसान हो जाए, बेचने से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहते हैं। एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को क्या किया जाएगा, यहाँ पर ऐड कर दिए जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार आपको पहले क्या करना है, जितने भी सबसे पहले क्या करना है, जितने भी आपका जो है सबसे पहले एनपीबीटी लिख देना, उसके बाद जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, ठीक है, जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे, मे बी in the form of depreciation, maybe in the form of goodwill written off, or maybe in the form of loss of any types of fixed assets, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, किसी भी प्रकार का फिक्स्ड असेट को मैं बेचा तो नुकसान हो गया, उस सभी को मैं क्या कर दूंगा, इनर कॉलम में, दिस कॉलम इज नोन एज इनर कॉलम, तो इस कॉलम के अंदर मैं लिख दूंगा। और क्या करूँगा, ये सभी आइटम्स को मैं ऐड कर दूंगा, ये सभी आइटम्स को मैं ऐड करके यहीं पर लिख दूंगा। क्लियर? ये सभी आइटम्स को ऐड करके यहीं पर लिख दिया जाएगा। आफ्टर डैट फिर क्या करोगे, ये वाले अमाउंट में से ये वाले अमाउंट को कर देना है ऐड, क्योंकि यहाँ पर आपने किस चीज़ का साइन दिया था, ऐड का साइन दिया था, तो ये वाले अमाउंट में से ये वाले अमाउंट को क्या कर देने हैं आपको, ऐड। और ये दोनों को ऐड करने के बाद यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको लिखने होंगे। आई बात समझ में? ये दोनों आइटम्स को ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर लिखने होंगे। क्लियर? और ध्यान में रखना, यहाँ पर जो लिखोगे, यहाँ पर जो लिखोगे, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, इसके सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ब्लैंक रहेंगे। क्लियर? उसके बाद फिर आपको करना है लेस। ठीक उल्टा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हमने किया था ऐड, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम को कर देंगे लेस। एज फॉर एग्जांपल इसका उल्टा लेके चलो, डिविडेंड रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, यदि इंटरेस्ट पेड रहता तो यहाँ पर हम लोग ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो ऐड लेस कर देंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स, जब हमने असेट्स को बेचा तो नुकसान हुआ तो हमने किया ऐड, तो जब असेट्स को बेचे तो प्रॉफिट हुआ तो हम लोग कर देंगे लेस। सिमिलरली वो सभी लेस करने वाले आइटम्स को यहाँ पर लिखते चले जाना एंड हियर ये सभी को आपको ऐड करने, ये सभी को ऐड करने, ऐड करके आउटर कॉलम में दिखला देने। देखोगे यदि यहाँ पर आउटर कॉलम में देखोगे तो मैंने ब्रैकेट का साइन दिया, ब्रैकेट इंडिकेट्स माइनस, तो इसका मतलब क्या है, आपको घटाने होंगे, तो ये वाले अमाउंट में से ये वाले अमाउंट को घटा करके यहाँ पर लिख दोगे। आई रिपीट, ये वाले अमाउंट में से ये वाले अमाउंट को घटा देना है एंड उसके बाद यहाँ पर लिख देना है। लेकिन इसके सामने आपको क्या लिखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। क्या लिखना पड़ेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके सामने ये कहाँ से आया आपका, तो कहोगे सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से हमने क्या किया था, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैंने ऐड कर दिया, उसके बाद का जो जवाब आया नॉन ऑपरेटिंग इनकम को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब बोलना, इतना तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए, इतने तक में किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो कहिएगा, ठीक है। Do you also wants a good commerce teacher?
Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you. चलिएगा, इतना कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है, जो स्टार्टिंग में मैंने आप सभी को बतलाया था। स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, आपको जो है करेंट असेट्स और करेंट लायबिलिटीज, इसके बारे में मैंने जिक्र किया था आपको। तो यदि मैं बात करता हूँ करेंट असेट्स करेंट लायबिलिटी का, तो ये सभी का अब काम करना है। पूरे मैंने बतलाया था कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन जो है वो 2 स्टेजेस में किया जाता है। तो पहला जो आप देख रहे हो, ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज जो अभी आप लोगों ने देखा, ये स्टेज 1 है। ये कौन सा स्टेज है? स्टेज 1 है। इट मीन्स यदि आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या बोलते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन करना है, ठीक है, बाय इनडायरेक्ट मेथड से, तो 2 स्टेज का अडॉप्ट करना पड़ेगा, 2 स्टेज आपको लेना पड़ेगा। पहला जो स्टेज होगा उसकी मदद से हम लोग के पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। आई रिपीट, जब आप पहला स्टेज बनाते हो तो क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। उसके बाद फिर आपको जरूरत पड़ेगा करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी का। क्या किसका जरूरत पड़ेगा? करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी का। क्लियर? तो करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी में यदि आप देखोगे तो करेंट असेट्स एंड करेंट लायबिलिटी, तो यहाँ पर ध्यान देना आपको। एज फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करता हूँ, मेरे पास जो था डेटर्स थे पहले से प्रीवियस ईयर में 50,000 का था, और इस साल जो है आपका जो था मेरा जो डेटर्स था 60,000 का हो गया। प्रीवियस ईयर में डेटर्स जो था 50,000 का था और इस साल डेटर्स जो था 60,000 का हो गया। तो बतलाओ कि प्रीवियस ईयर की तुलना में करेंट ईयर डेटर्स मेरा बढ़ गया कि कम हो गया? तो कहोगे कि सर बढ़ गया। एंड डेटर्स मेरा क्या है, करेंट असेट्स है कि करेंट लायबिलिटी है, ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो डेटर्स मेरा क्या है, करेंट असेट है। करेंट असेट्स का वैल्यू बढ़ गया, यदि करेंट असेट का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसे कर देना है लेस। आपको एक बातों पे ध्यान में रखना, 4 बातों पे ध्यान में रखना है, ठीक है, 4 बातों पे ध्यान में रखना है। इसको आप कहीं भी चाहो तो गांठ बांध लो, ठीक है, गांठ बांध लो। करेंट लायबिलिटी, ये दोनों इंक्रीज और ये दोनों डिक्रीज। करेंट असेट्स का इंक्रीज और करेंट लायबिलिटी का इंक्रीज, करेंट असेट्स का डिक्रीज और करेंट लायबिलिटी का डिक्रीज, ये 4 बातों पे आपको गांठ बांध लेने हैं, ध्यान में रखने हैं। तो बात मेरा क्या था कि यदि करेंट असेट का वैल्यू कम हो जाए, इट मीन्स प्रीवियस ईयर था 60,000 बिल रिसीवेबल और इस साल हो गया बिल रिसीवेबल 30,000। प्रीवियस ईयर था 50,000, इस साल हो गया 30,000। बतलाओ कि आपका जो है बिल रिसीवेबल क्या है, करेंट असेट्स है। तो करेंट असेट का वैल्यू बढ़ गया कि घट गया? तो घट गया इसके अंदर। तो यदि करेंट असेट्स का वैल्यू कम हो जाएगा तो उसे कर देंगे ऐड। ध्यान से सुन लेना, यदि करेंट असेट का वैल्यू कम हो जाएगा तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बाय इनडायरेक्ट मेथड से यदि हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसे क्या कर देंगे, ऐड। और यदि करेंट असेट्स का वैल्यू बढ़ जाए तब, यदि करेंट असेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा तब हम लोग क्या कर देंगे, उसको कर देंगे लेस। ठीक है, ध्यान में देखना, करेंट असेट्स का वैल्यू यदि कम हो जाए तो ऐड, और करेंट असेट्स का वैल्यू बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा तो कर देंगे लेस। ठीक उसी का उल्टा आपका हो जाएगा। यदि करेंट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा, ठीक है, देखो करेंट असेट्स का वैल्यू जो है यदि बढ़ गया, करेंट असेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो हमने किया ऐड। तो बतलाओ कि करेंट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या कर देंगे, लेस। तो क्या कर देना है, लेस कर देना है।
देखो ये चारों में से किसी एक का भी याद रख लोगे तो बाकी सारा खेल आपका याद हो जाएगा। हम चलते हैं करेंट असेट्स का वैल्यू कम होने से, हमें भी यही याद रहता है, करेंट असेट का वैल्यू कम होने से। तो करेंट असेट था उसका वैल्यू कम हो गया तो हमने किया उसे ऐड। तो करेंट असेट्स का वैल्यू यदि कम हो गया तो मैंने किया ऐड। तो बतलाओ कि करेंट असेट्स का वैल्यू यदि ज़्यादा हो जाए तो क्या कर देंगे, लेस। करेंट असेट्स का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा तो लेस। ठीक, उसके बाद आते हैं करेंट असेट्स का यदि वैल्यू कम हो गया तो हमने किया ऐड। यहाँ पर आते हैं इसे, करेंट असेट्स का वैल्यू यदि बढ़ गया तो हमने किया ऐड। तो बताओ कि करेंट असेट्स का ठीक उल्टा क्या होता है, करेंट लायबिलिटी। तो करेंट असेट्स का यदि वैल्यू बढ़ गया तो हमने किया ऐड। तो करेंट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो क्या कर देंगे, लेस, है कि नहीं। करेंट असेट का ठीक उल्टा होता है करेंट लायबिलिटी। तो यदि करेंट असेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो हमने किया ऐड, तो करेंट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो हम लोग क्या कर देंगे, लेस। तो अब बतलाना एक और बच गया, करेंट असेट का वैल्यू यदि कम हो जाए तो क्या करेंगे। तो करेंट लायबिलिटी का वैल्यू यदि कम हो जाए तो उसे हम लोग कर देंगे लेस कर देंगे। करेंट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ गया तो हमने किया ऐड, और करेंट लायबिलिटी का वैल्यू यदि जो है घट जाएगा तो उसे कर देंगे हम लोग लेस। हाँ, वेरी गुड। लेकिन यहाँ पर मैं कुछ गलत लिख दिया हूँ, यहाँ पर ये प्लस होना चाहिए ना, ये प्लस होना चाहिए। आई बात समझ में। तो ये चार बातों पे आपको ध्यान में रखना है। और आओगे जरा इधर, डिक्रीज इन करेंट असेट, यानी कि करेंट असेट का वैल्यू कम हो गया। तो करेंट असेट का वैल्यू यदि कम हो गया तो उसको कर देना है यहाँ पर इनर कॉलम में ऐड। सिमिलरली इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, करेंट लायबिलिटी का वैल्यू यदि बढ़ जाएगा, करेंट लायबिलिटी का वैल्यू बढ़ जाएगा तो उसे भी हम लोग कर देंगे यहाँ पर ऐड। अब ये दोनों आइटम्स को, आई रिपीट, ये दोनों आइटम्स को ऐड करके दिखलाने हैं यहाँ पर। ठीक है, करेंट असेट्स का वैल्यू डिक्रीज और करेंट लायबिलिटी का वैल्यू इंक्रीज, ये दोनों को ऐड करके दिखला दोगे आउटर कॉलम में। उसके बाद ये वाला अमाउंट, यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज वाला अमाउंट प्लस में जो इंक्रीज डिक्रीज किए ये वाले अमाउंट को ऐड करके यहाँ पर दिखला देना। ठीक है, ऐड करके यहाँ पर आपको दिखला देने हैं। उसके बाद फिर क्या करना है, आपको लेस करना है। उसके बाद फिर से क्या करोगे, लेस करोगे। तो लेस कैसे करोगे आप, तो ठीक उसका उल्टा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंट लायबिलिटी। करेंट लायबिलिटी का वैल्यू यदि कम हो गया तो उसको यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इंक्रीज इन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स का वैल्यू बढ़ गया तो यहाँ पर लिख देंगे। अब देखना, ये दोनों को यहाँ से करना है ऐड, यहाँ से करना है ये दोनों को ऐड, और यहाँ पर हम लोगों को लिख देना आउटर कॉलम में। बट जब आउटर कॉलम में आप लिखोगे तो उससे आप एक ब्रैकेट के अंदर दोगे, ब्रैकेट के अंदर दोगे तो इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, माइनस करना है। तो यहाँ और यहाँ वाले आइटम्स को, ये और ये दोनों आइटम्स को कर देना लेस, एंड द अमाउंट जो हो जाएगा उस अमाउंट के आगे लिख देना नेट कैश जनरेटेड। क्या लिख दोगे, नेट कैश जनरेटेड। यदि यह आंसर प्लस में होगा तो लिखना फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कब, जब यह आंसर प्लस में होगा। लेकिन यदि यह आंसर माइनस में हो जाए तो क्या लिखना है, नेट कैश जनरेटेड यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फ्रॉम और यूज्ड इन का अंतर समझ लेना। यदि आंसर जो है प्लस में आता है तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यदि आंसर माइनस में आता है तो नेट कैश जनरेटेड यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसे आप दूसरे नामों से भी कह सकते हो, नेट कैश जनरेटेड लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लॉस हो गया, नुकसान हो गया, यदि इन केस ऑफ माइनस। आई बात समझ में। अब फाइनली हम लोग चलते हैं, लेस करेंगे इनकम टैक्स को। ठीक है, इनकम टैक्स को तो ध्यान में रखना है, इनकम टैक्स को जब आप लेस करोगे, ठीक है, इनकम टैक्स को जब आप लेस करोगे तो जो आपने पे किया था उसमें से जो आपको टीडीएस मिले थे वो दोनों को कर देने होंगे लेस। ठीक है, इट मीन्स सपोज दैट मैं इनकम टैक्स में मैं क्या डालूंगा, कौन सा अमाउंट डालूंगा। अब सोचना, मान के चलो कि मैंने इनकम टैक्स दिया था 70,000 रुपये। सपोज दैट इनकम टैक्स मैंने दिए थे 70,000,
बट जब मैंने इनकम टैक्स फाइल किया उसके बाद रिफंड भी मिलते हैं, एज फॉर एग्जांपल TDS वगैरह ये सब रिफंड मिल जाते हैं। तो जो रिफंड मुझे मिल गए 70,000 मैंने टैक्स पे किया था एंड 50,000 उसमें से मुझे रिफंड मिल गए। तो बतलाओ कि कितने रुपया एक्चुअली मैंने कितने रुपये का टैक्स पे किया। तो ऑब्वियसली आप कहोगे कि 70,000 रुपये का टैक्स आपने पे किया था, जिसमें से ये 50,000 का टैक्स जो है आपको रिफंड हो गया इन द फॉर्म ऑफ TDS। तो आप कह सकते हो कि 20,000 यानी कि 20,000 जो है मेरा एक्चुअल इनकम टैक्स पेड था। तो यहाँ पर वही करना है, 20,000 को ही लिखने हैं, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेड में क्या कर दोगे, जो पे किए थे उसमें से रिफंड को लेस कर देना और यहाँ पर लिख देना। अब आपने पढ़ा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, वो सभी को भी कर देने हैं लेस प्लस माइनस। यदि आपका जो था पैसा मिला था तो उसे कर देंगे ऐड, यदि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वजह से आपका नुकसान हो गया था तो उसे कर देंगे लेस। एज फॉर एग्जांपल फ्लड आ गया, बैड डेब्ट रिकवर्ड हो गया, तो ये सभी को आपको क्या कर देने पड़ेंगे यहाँ पर प्लस माइनस, जो भी एज पर रिक्वायरमेंट कंडीशंस रिक्वायर्ड जैसे होंगे वो ऐसे ही आपको क्या कर देने हैं यहाँ पर लिख देने हैं। प्लस करने वाले होंगे तो प्लस करना, माइनस करने वाले होंगे तो माइनस कर देना। फिर उसके बाद ये दोनों आइटम्स को ऐड करके यहाँ पर लिख देना, आउटर कॉलम में लिख देना, बिकॉज यहाँ से करने वाले हो आप इसे लेस, ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिख देना ब्रैकेट के अंदर। अब ये वाले आइटम्स बोलने का मतलब कि नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या तो फिर नेट कैश जनरेटेड यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाले अमाउंट को ये वाले अमाउंट के साथ आपको करने होंगे लेस। तो ये वाला अमाउंट को इस अमाउंट के साथ यदि लेस करते हो एंड आंसर यदि आपका प्लस में आ जाए, और यदि आंसर आपका प्लस में आ जाए तब क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यदि आंसर आपका यहाँ पर करने पर प्लस में आता है तो क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बट यदि आपका आंसर माइनस में आ जाए, लेकिन यदि आपका आंसर माइनस में आता है तो क्या लिखोगे, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आई बात समझ में, नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कभी कभी कोई किताब में यदि आंसर माइनस में आता है यानी कि यूज्ड इन आता है तो लिखे हुए होता है आपका जो है नेट कैश, या तो फिर ऐसे लिखे होता है लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, लॉस इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के नाम से भी लिखा हुआ होता है। तो ये चॉइस आपका है कि आप क्या लिखते हो, बट स्टैंडर्ड शब्दों का उपयोग करेंगे तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम यदि इन केस ऑफ प्लस, और इन केस ऑफ माइनस यानी कि निगेटिव आंसर नेट कैश फ्लो यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख देंगे। आई बात समझ में। और मैं बतलाऊँ आपको कि ये पूरे, मैं फिर से एक बार बात बतलाता हूँ कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैलकुलेशन मोस्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी है कि आप सभी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये फॉर्मेट को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर हम लोग कुछ बातों पे ध्यान में देते हैं। सपोज दैट प्रीवियस ईयर में आपका जो था डेटर्स बिल रिसीवेबल का वैल्यू कम ज़्यादा था और इस साल कम हो गया, तो वो सभी को कर देने हैं ऐड। आई बात समझ में। अब चलिएगा जैसे कि एक बात बतलाते हैं, 2021 और 2022। 2021 में आपका डेटर्स था 22,000 और 2023 में जो है आपका डेटर्स जो हो गया 23,000। 22 में था 22,000 और 23 में हो गया 23,000, तो 1,000 से डेटर्स बढ़ गया, तो इंक्रीज हो गया। डेटर्स क्या है, असेट है, तो उसको आप जो है इसके अंदर लिख देना। क्रेडिटर था सपोज डैट जो था 2022 में था 25,000 का और 2023 में हो गया जो है 75,000 का। 25 था 75 हो गया, कितना से बढ़ गया, इंक्रीज कर गया। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर, क्रेडिटर का वैल्यू यदि बढ़ जाए, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर, यानी कि सन्ड्री लायबिलिटी के जगह पर क्या लिख दोगे, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर एंड द अमाउंट विल बी इंक्रीज वैल्यू, जो बढ़ा हुआ अमाउंट होगा उसको यहाँ पर लिख दोगे। आई बात समझ में। तो इसमें पूरा में आपको जो समस्या होगा वो आइडेंटिफाई करने में होगा कि असेट्स का इंक्रीज हुआ कि असेट्स का डिक्रीज हुआ। यदि एक बार आइडेंटिफाई कर लेते हो तो पूरे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपके लिए बहुत हल्का हो जाएगा। और पूरे कैश फ्लो स्टेटमेंट की यदि बात किया जाए तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है वही सबसे टफ पॉइंट होता है, टफ टॉपिक होता है, टफ पार्ट होता है।
ठीक है। और उसके बाद आपका इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग जो है बहुत हल्का है, तो वो सभी के ऊपर भी हम लोग एक एक लेक्चर्स जो है, एक दो एज पर रिक्वायर्ड लेक्चर्स जो है वो लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए इस लेक्चर के अंदर इतना ही। प्रयास किया जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर्स में जो है इस टॉपिक के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आप सभी को सॉल्व कराया जाए, सो डैट ये जो यदि इस टॉपिक के अंदर कहीं भी डाउट होगा तो वो सारा डाउट आपका क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड आई डोंट थिंक कि अभी भी किसी भी कैंडिडेट को कोई डाउट होंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई समस्या है तो प्लीज ड्रॉप योर कमेंट सो डैट आई कैन रिस्पॉन्ड यू एज सुन एज पॉसिबल। तब तक के लिए फिलहाल के लिए रुकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। Do you also want a good commerce teacher? Do you want to be an expert in all subjects of commerce? If yes, then your search ends here. DV Commerce Classes has a best teaching experience. Download our apps from Play Store and get started learning with us. For more details, call us on 9122397597 or visit our website. Thank you.